अरे, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये भारत सरकार कैसे काम करती है? कैसे करती है? सुंदर सिंह ने टाइपिस्टों के कमरे में, जहां उसके दो साथी उसके सामने बैठे थे, अचानक ये सवाल दागा। बंगाल से आए घोष बाबू ने मुंह में भरी पान की पीक अपनी धोती की छोर से पोंछी और छोटा सा जवाब दिया, ठीक कहते हो। और तुम मद्रासी बाबू? सुंदर सिंह ने सांबूर्ति की तरफ घूर कर पूछा। सुंदर सिंह की अपने देश के बारे में जानकारी पूरी तरह पंजाबी थी। उसके लिए बंबई से नीचे का हर आदमी मद्रासी था। क्या कहते सांबूर्ति ने भी इतने महत्वपूर्ण सवाल का जल्दबाजी में जवाब देने से बचने की कोशिश की। उसने अपने टाइपराइटर की कुंजियों में लगी धूल साफ की और आंखें फाड़कर अपने उत्तेजित सिख साथी पर नजर डाली। तुसी की कहंदे हो? सुंदर सिंह ने उसी लहजे में पूछा। उसने अपना सिर इधर उधर हिलाया और अपने साथी के जवाब में एक और शब्द जोड़कर कहा, आप ठीक कहते हो। मैं ठीक ही कहता हूँ। सुंदर सिंह उठकर दहाड़ा और हाथ हिलाते हुए कहने लगा, मैं कहता हूँ ये लोग काम के बारे में जानते हैं। जानते ही क्या है, ये सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज और भगवान ही जाने कितने और फैक्ट्रीज। वो अपने इस नए मजाक पर जोर से हंसा और कहता रहा, ये मीटिंगें करने के अलावा और क्या करते हैं? चाय के कप खाली करते रहते हैं, 2-4 मीमो लिखवाते हैं और शाम को अपनी मेम साहबों के पास अपने को बहुत थका हुआ दिखाते हुए घर पहुंच जाते हैं। कहते हैं आज बड़ा बिजी रहा। वाह, बिजी रहे। हम जानते हैं कितने बिजी रहे, नहीं जानते क्या? सब सहमत थे कि वे जानते हैं और आप ये बात हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वे भारत सरकार में काम करते थे और उसके काम करने के ढंग से परिचित थे। जो ढंग बाहरी लोगों को रेड टेप की एक दूसरे में उलझी कारगुजारियां लगता था, वो इन तीनों के लिए बिल्ली की उछल कूद थी। वे सरकारी नौकरशाही के नियम और कानूनों को आगे पीछे चारों तरफ से जानते थे। रिपोर्ट, नोट्स और मीमोस के महत्व को बखूबी समझते थे और फाइलों की एक से दूसरी मेज पर आवाजाही को, जो कभी खत्म होने में नहीं आती थी, और हर अफसर की समझ और उसूलों के अनुसार जो शासन नामक कपड़े को बुनने वाले सीधे और उल्टे धागे थे, बदलते रहते थे। उनका विश्लेषण सरल था और अनुभव पर आधारित था। अगर टाइपिस्ट और स्टेनो मीटिंगों के मिनट्स को क्रम और अर्थ नहीं देते, जो दोनों उनमें एकदम नदारद होते थे, तो इन बड़े अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय किसी की समझ में भी नहीं आते। अगर वे जरूरी कागज अफसरों के दस्तखत के लिए उनके सामने न रखते, तो सब कामकाज एकदम ठप पड़ जाता। कौन सा बड़ा अफसर नियमों और कार्य पद्धति को उतनी अच्छी तरह जानता था जितनी कि वे जानते थे, और कौन किसी भी फाइल को चुपचाप गुम कर देने और फिर उन्हें उसी तरह चुपचाप ढूंढ निकालने की तरकीबें जानता था। इसीलिए क्या यह ताज्जुब की बात नहीं थी कि भारत सरकार के सेक्रेटरीट नामक इस 50,000 बरों के छत्ते की तरह दूर दूर तक फैले बड़े बड़े दफ्तरों में सुंदर सिंह, सांबूर्ति और घोष की ये तिकड़ी ही वो आधार थी जो ये सारा भार अपने कंधों पर संभाले थी। वे जानते थे कि जो बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं और जिन्हें लागू करने के लिए दूसरों पर छोड़ दिया जाता है, वे 2-3 लोगों के दिमाग की ही उपज होते हैं, और ये लोग कभी इस व्यवस्था में सबसे ऊपर भी नहीं होते। अपने महत्व की ये बात तीनों ने एक मत से स्वीकार कर ली तो सुंदर सिंह ने घंटी बजाई। एक चपरासी ने दरवाजा खोला और ये जानने के लिए कि क्या बात है, तीनों की तरफ देखा। चाय मंगाऊं या कॉफी? सुंदर सिंह ने साथियों से प्रश्न किया, फिर स्वयं ही उत्तर भी दिया, 2 चाय और मद्रासी बाबू के लिए कॉफी, फौरन। कुछ बिस्किट शिस्कुट नहीं? अच्छा, 2 चाय 1 कॉफी और फौरन। ये कहकर उसने चुटकी बजाकर भी फटाफट का इशारा किया। आज पहली दफा मुझे आने में देर हुई है। सुंदर सिंह ने तीसरी बार ये बात कही जो उसका पारा गर्म होने का कारण थी। वो आदमी मुझसे कहता है, सुंदर सिंह देर से आए हो। इसी तरह सब लोग देर करके दफ्तर आए तो भारत सरकार कैसे चलेगी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ये कहना चाहता था, तुम तो ये मत कहो मिस्टर, तुम कभी बजे से पहले दफ्तर नहीं आते। आज पहली दफा तुम सही वक्त पर आए हो और मुझे किसी वजह से 5 मिनट की देर हो गई तो तुम मुझे ये भाषण पिला रहे हो। लेकिन तुम लोग जानते हो मैं कैसा आदमी हूँ। मैंने सोचा ये मामूली आदमी कल का बच्चा है, ये इसके लिए क्यों अपनी जबान खराब करूं। इसीलिए मैंने यही कहा, सॉरी सर,
कोई चिट्ठी लिखनी है? तो वो कहता है, नहीं अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में बुलाऊंगा। लेकिन इस तरह देर से आना मुझे पसंद नहीं है। सुंदर सिंह फट पड़ा, फिर उसकी नकल करते हुए कहने लगा, मुझे इस तरह देर से आना पसंद नहीं है। की कहंदे हो घोष बाबू, इस दुनिया में न्याय तो है ही नहीं, घोष ने दार्शनिकता दिखाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं है, सांबूर्ति ने जोड़ा। चाय और कॉफी आ गई। तीनों स्टेनो अपनी मेज और टाइपराइटर छोड़कर उठे और कमरे के बीच में कुर्सियां डाल ली और इनके बीच एक और कुर्सी ट्रे रखने के लिए रख ली। सुंदर सिंह ने चाय और कॉफी कपों में डाली और तीनों आधे घंटे का आराम करने लगे। यूरोप में घोष बाबू ने बहुत सी किताबें पढ़ी थी। कहना शुरू किया, चाय कॉफी या कोको के लिए 11 बजे सब लोग काम बंद कर देते हैं। कोई शराब भी लेता है, इसे वे 11 सेस कहते हैं। बहुत समझदार है, सांबूर्ति बोला। अंग्रेजी में कहावत है ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सांबूर्ति अंग्रेजी कहावतें और जुमले अक्सर बोला करता था, लेकिन सुंदर सिंह ने विरोध किया। ये खेल तो है नहीं, तुम हमेशा गलत समझते हो। ये काम के बाद आराम है। अच्छा घोष बाबू, 11 सीज के लिए कितना वक्त दिया जाता है? यही करीब आधा घंटा, घोष ने अधिकार पूर्वक कहा। बात यह है कि वहाँ चपरासी, बैरे, कुक और नौकर वगैरह तो होते नहीं। अपनी चाय या कॉफी खुद बनानी होती है या होटल रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। तो काम तो बिल्कुल रुक जाता होगा? सुंदर सिंह ने पूछा। बिल्कुल। अच्छा वाह, हमें 11 सीज के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता। हमें क्लर्कों की एसोसिएशन में ये बात रखनी चाहिए। हाँ, हमें भी आधे घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छा देखते हैं। ये कहकर सुंदर सिंह ने घड़ी देखी और कहा, इस वक्त 11:15 है, तो 11:15 से 11:15 तक ये पॉपुलर मांग होगी। सांबूर्ति ने उत्साह से कहा, मैं प्रस्ताव पेश करूंगा। इस फैसले से सबके चेहरे खिल उठे। वे आराम से सुड़क सुड़क कर चाय पीने लगे। जब प्याले खाली हो गए तो सुंदर सिंह ने चपरासी के लिए घंटी बजाई। चपरासी दरवाजे से भीतर आया तो तीनों ने अपने अपने पर्स जेबों से निकाले और कहने लगे, नहीं नहीं, आज मेरी बारी है। नहीं नहीं, मेरी बारी है, तुमने कल दिया था। हमेशा की तरह ज्यादा ताकतवर सिख विजयी हुआ। उसने सबके पर्स जेबों में वापस डलवा दिए, ट्रे में जबरदस्ती पैसे रख दिए और चपरासी को बाहर भेज दिया। फिर अपनी अपनी कुर्सियां उठाकर वे मेजों पर चले गए। इस वक्त 11:15 बजे थे। गैर सरकारी 11 सेस खत्म हो गया था। अच्छा, नई खबरें क्या है? सांबमूर्ति ने टाइपराइटर खड़खड़ाते हुए पूछा। सुंदर सिंह ने घंटी बजाई। चपरासी फिर आ खड़ा हुआ। ओए जाओ और मिनिस्ट्री की लाइब्रेरी से आज के अखबार ले आओ। कह देना बड़े साहब ने आधे घंटे के लिए मंगाए हैं। 5 मिनट बाद चपरासी अखबारों का बंडल ले आया और सूबों के हिसाब से तीनों में बांट दिए। तीनों नजरें गड़ाकर पढ़ने में लग गए। घोष बाबू की राजनीति में रुचि थी और वो जानना चाहते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपना ये कर्तव्य भी समझते थे कि अपने साथियों को भी वो सब बताएं जिससे उनकी दृष्टि विकसित हो। उसने खास खास खबरें चुन ली और उन्हें जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगे। साथ में वो टीका टिप्पणी भी करते जाते थे। उनकी उत्सुकता जगाने के लिए वो बीच बीच में अरे बाबा या बाप रे बाप भी कहते जाते थे। सांबमूर्ति को अपने प्रदेश की खबरें अच्छी लगती और वो अय 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 की भूमिका बांधकर उनके आपसी झगड़ों पर भी रोशनी डालना चाहता था। सुंदर सिंह आखिरी पन्ने से शुरू करता और बीच के पन्ने से आगे नहीं बढ़ पाता था। वाह रे वाह, वो इन दोनों के ये बताने से पहले कि पूर्व पश्चिम संकट में आज की स्थिति क्या रही या ब्राह्मणों और अब्राह्मणों की लड़ाई का क्या नतीजा निकला, बोल पड़ता। होम मिनिस्ट्री ने डिफेंस के खिलाफ वाला मैच जीत लिया है। अब लंच के बाद वे हमारे साथ खेलेंगे। मुझे अपनी टीम को खबर देनी चाहिए। सुंदर सिंह फोन करने में उलझ गया। खबर सबको मिल गई थी, लेकिन मैच पर टीका टिप्पणी नहीं हो सकी थी और ये कि अगले मैच में क्या होगा। सुंदर सिंह जब जब रिसीवर रखता उसके मुंह से यही शब्द निकलते, हम उन्हें इतनी जबरदस्त शिकस्त देंगे कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। उसने अपने साथियों से भी कहा, तुम लोग भी जरूर आना, मजा आएगा। घोष बाबू ने अखबार टाइपराइटर पे रख दिया। अगर बहुत देर ना हुई तो पता नहीं चलता कब ये साहब लोग लंच करके वापस आ जाएं। अरे 3 बजे से पहले कभी नहीं आते, नहीं जानते बिजी दिखने का नाटक कैसे करते हैं।
भले ही करने को कुछ ना हो, हमेशा लंच के लिए लेट आएंगे, जिससे कम से कम बीवी तो यही समझे कि कितना काम रहता है। साम मूर्ति तैयार हो गया। हालांकि खेलों में उसे रुचि नहीं थी, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री का उत्साह बढ़ाना वो अपना कर्तव्य समझता था, खास तौर से अपने साथी का, जो टीम का खास खिलाड़ी था। वे काम करने लगे। इस वक्त 11:15 बजे थे। सुंदर सिंह ने स्पोर्ट्स का पेज खत्म किया और दूसरे महत्वपूर्ण विषय विवाह का पेज खोला। इसमें शादी के विज्ञापन भरे पड़े थे और वो आंखें चमका चमका कर उन्हें पढ़ता रहा। फिर बोला, घोष बाबू, ये आपके लिए बढ़िया है। एक निसंतान कुंवारी विधवा के लिए वर चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जो कुंवारी है वो निसंतान तो होगी ही ना। साम मूर्ति ने दांत निपोर कर कहा, अगर वो पंजाबी हुई तो कहा नहीं जा सकता। ऐसी लड़कियां हमारे साउथ में नहीं होती, ये ठीक ही लगता है। इसके बाद उसने एक साउथ का विज्ञापन जोर जोर से पढ़ा। फिर बोला, सरदार साहब, अगर आप शादीशुदा ना होते तो ट्राई कर सकते थे। खैर, कुंडली तो भेज ही दीजिए। इससे उन्हें पता नहीं चलेगा कि आपकी दाढ़ी भी है और उन्हें डर नहीं लगेगा। तुसी कुंडली क्यों मांगते हो? फोटो क्यों नहीं मांगते? उसमें क्या होता है? सुंदर सिंह ने सवाल दागा। साम मूर्ति ने शांति से जवाब दिया, खूबसूरती ज्यादा दिन नहीं चलती, अच्छा भाग्य हमेशा साथ देता है। तुझसे सारे अंधविश्वासी हो। सुंदर सिंह ने हमला किया। तरह तरह की जातियां और उनकी भी शाखाएं, और सब में लिखा है C&D नो बार। इसका मतलब पता है? यानी जाति या दहेज की रोक नहीं। तीनों दोस्त देर तक अपने अपने प्रदेशों की शादी के रीति रिवाजों की चर्चा करते रहे और बहस करते रहे, लेकिन सभी शादीशुदा थे और उनके कई कई बच्चे भी थे। दरअसल रोज यही सब बातें होती थी, इसीलिए लगता था कि इसमें सभी की गहरी रुचि है। ये याराना गपशप दोपहर तक चलती रही। सुंदर सिंह ने अपना कोट उतारा और कुर्सी के ऊपर दीवार में लगी कील पर टांग दिया। फिर 2 शीट कागज के निकाले, उनके बीच कार्बन पेपर लगाकर मशीन में डाला और टाइप करना शुरू किया। डियर सर, रेफरेंस योर लेटर नंबर, और अधूरा छोड़ दिया। मुझे जल्दी लंच कर लेना चाहिए, नहीं तो अच्छा खेल नहीं सकूंगा। तुम लोग अपना खाना वॉलीबॉल ग्राउंड पर ही ले आना। घोष और सामूर्ति ने सिर हिलाए। उसने घंटी बजाई। देखो, चपरासी से उसने षड्यंत्र जैसे लहजे में कहा, अगर साहब 12:30 से पहले मेरे लिए फोन करें तो कह देना अभी कहीं किसी काम से गया हूँ, बाथरूम या और कुछ। कहना मेरा कोट यहीं टंगा है और मेज पर भी कागज वगैरह पड़े हैं। अगर इसके बाद आए तो कहना कि अभी लंच करने गए हैं। चपरासी मुस्कुराया। तुसी हंसदे क्यों हो? सुंदर सिंह ने पूछा। हम भी तो तुम्हारे लिए यही करते हैं। सुंदर सिंह उठा और नीचे कैंटीन की तरफ चला गया। कई सब्जियां, दाल तड़के वाली, कई रोटियां और बाद में आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। डटकर धीरे धीरे खाया और गरम चाय के प्याले से सब माल पेट में जमाया। फिर कैंटीन मैनेजर के साथ पान चबाते हुए दफ्तरी गपशप करने में लग गया। सरदार साहब, आप मुझे ये बताओ कि आजकल आपकी हॉबीज क्या चल रही है? कैंटीन मैनेजर ने, जो खुद भी पंजाबी ही था, पूछा। हॉबीज? सुंदर सिंह ने गर्मी दिखाते हुए कहा, हॉबी शॉबी के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। सवेरे से लेकर रात तक दफ्तर में पिलना पड़ता है। जब शाम को घर लौटते हैं ताकत ही कहाँ बचती है। ये भी कोई जिंदगी है? सुंदर सिंह जी, काम भी तो किसी को करना ही पड़ेगा, और आपसे अच्छा करेगा भी कौन? मैनेजर ने समझौता करते हुए कहा। सुंदर सिंह ने खुश होकर अपनी तारीफ स्वीकार कर ली, लेकिन वो मैनेजर को जरा भी शक सुबह नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि ये लोग ही दफ्तर की अफवाहों के केंद्र होते हैं। बहुत से लोग तनख्वाह से मिलने वाली रकम के अलावा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्राइवेट बिजनेस भी चलाते हैं। पता नहीं उन्हें इसके लिए वक्त कैसे मिल जाता है। मुझे तो टेबल से सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आमदनी तो मैं भी बढ़ाना चाहता हूँ, बीवी है और कई बच्चे भी हैं, लेकिन वक्त ही कहाँ है। इसके अलावा आपके और मेरे जैसे लोग तो ये सब कर ही नहीं सकते। मैनेजर ने बहस में शामिल होते हुए कहा। सरकार हमें तनख्वाह देती है, वो जैसी जो कुछ भी क्यों ना हो दफ्तर में बैठकर काम करने के लिए देती है, निजी बिजनेस के लिए तो नहीं देती। ये अच्छी बात नहीं है ना? हरगिज नहीं है। और फिर दफ्तर की सिरख पाई के बाद ताकत भी कहाँ रहती है। लोग लंच के लिए आने लगे और चर्चा में बाधा पड़ने लगी। सुंदर सिंह ने मैनेजर से हाथ मिलाया और चला गया। 1:15 बज गया था। 15 मिनट बाद मैच शुरू होना था।
वो बाहर खुले में आया और सेक्रेटरिएट के बगल वाले मैदान की ओर चल पड़ा। क्लर्क लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाए बैठे थे और टिफिन में लाया खाना मिल बांट कर खा रहे थे। दूसरे लोग फल, मिठाई और चाट की रेहड़ियों के इर्द गिर्द जमे थे। लॉन के बीचों बीच 2 बाज गड़ाकर वॉलीबॉल का जाल लटकाया जा रहा था और उसके इर्द गिर्द खेल में भाग लेने वाले युवक तैयारी कर रहे थे। सुंदर सिंह का हेलो और कंधे थपथपाकर जोरदार स्वागत किया गया। आखिरकार वो अपनी मिनिस्ट्री का सबसे लोकप्रिय कर्मचारी होने के साथ साथ टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी था और आज मैच का सेमीफाइनल होना था। अगर वो जीत जाता है तो फाइनल का खेल बहुत शानदार होगा, जिसमें कोई मंत्री या बड़ा अफसर इनाम बांटने आएगा। सुंदर सिंह ने अपनी पगड़ी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें रुमाल से बांध दिया और साथियों के साथ बैठकर खेल की बातें करने लगा कि जीतने के लिए क्या करना है। 1:30 बजे मैच शुरू हुआ और सैकड़ों क्लर्क, टाइपिस्ट और सामान्य वर्ग के कर्मचारी चिल्ला चिल्लाकर अपने अपने खिलाड़ियों का स्वागत करने लगे। घोष बाबू और सांबूर्ती भी इनमें शामिल थे। लोगों का उत्साह उमड़ा पड़ रहा था। दफ्तर से जल्दी उठाने का उनमें जो थोड़ा बहुत संकोच था वो भी समाप्त हो गया था। साहब लोग लंच के लिए जरा देर से ही निकलते हैं और आराम करने के बाद 3 से 4 बजे तक वापस लौटते हैं। मैच में बराबरी की टक्कर थी और 2 पारी खेलने के बाद वो जैसे रुक सा गया। फिर थोड़ी देर आराम करके 5वीं और अंतिम पारी शुरू हुई, जिसमें भारत सरकार के 2 प्रमुख मंत्रालयों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। सुंदर सिंह चारों पारियों में अच्छा खेला था और इसमें तो उसने जबरदस्त कौशल दिखाना शुरू किया। वो चीते की तरह बॉल पर लपकता और बंदूक की तरह उसे इस तरह मारता कि वो तेजी से उछलती नेट के उस पार जाकर ही गिरती। गृह मंत्रालय की रक्षा पंक्ति उसके हमलों के सामने हर-हराकर गिर पड़ी और सुंदर सिंह की टीम की विजय घोषित हुई, जिसके तुमुल नगात को सुनकर सचिवालय के आराम से सो रहे कर्मचारी भी खिड़कियों पर ये देखने आ खड़े हुए कि क्या हो रहा है। विजेताओं का भी हीरो कौन था ये साफ था। यद्यपि वो पसीने से नहा उठा था, सबने उसे गले लगाया और उसकी दाढ़ी को भी चूमा। थकान से चूर वो जमीन पर लेट गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सोडा वाटर पिलाया गया। सुंदर सिंह के मित्रों ने उसे मिठाई खिलाने की जिद की। उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में घड़ी की टिक टिक जारी थी, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। 3:45 बजे वो अपने प्रशंसकों के बीच से निकला और दफ्तर की ओर बढ़ा। दरवाजे में घुसते ही उसने दूसरे लोगों की तरह कर्मचारी की मुद्रा अख्तियार कर ली। घोष बाबू और सांबूर्ती पहले ही अपनी कुर्सियों पर पहुंच गए थे। उन्होंने उत्साह से उसका स्वागत किया और उसके खेल की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि बड़ी देर से टेलीफोन बजता ही जा रहा है और हर कोई उसे बधाई देना चाहता है। सुंदर सिंह को ये सही नहीं लगा कि वो मित्रों को बता दे कि वो दफ्तर वापस आ गया है। कुछ ही मिनटों में उसके कमरे में क्लर्कों और टाइपिस्टों की भीड़ लग गई, जो उसे थपथपा रहे थे और उससे हाथ मिला रहे थे। जब वे वापस लौटे 4 बज गए थे। सुंदर सिंह जरा परेशान हुआ। क्या साहब या किसी और ने इस बीच मुझे बुलवाया या कोई आया? नहीं, सब एकदम ठीक है। साहब किसी और मीटिंग में है। चपरासी मिनट्स लिखने के लिए किसी और स्टेनो को वहां पहुंचा आया। सुंदर सिंह को ये सुनकर तसल्ली हुई। इस जीत के लिए हमें तुमको चाय पिलानी चाहिए, घोष और सांबूर्ती ने एक साथ कहा। घंटी बजाई गई और चपरासी को 2 चाय और 1 कॉफी लाने को कहा गया। 4 बज गए थे और अंग्रेजों ने भारतीयों को जो सिखाया था और जिसे उन्होंने उत्साह से सीख भी लिया था, वो था शाम की चाय को औपचारिक महत्व देना। इस वक्त बड़े से बड़ा अफसर भी छोटे से छोटे क्लर्क के चायपान में बाधा डालने से परहेज करता था। शाम की इस चाय के समय नियुक्तियों, उन्नतियों और स्थानांतरणों तथा दफ्तरी राजनीति पर चर्चा करना आम रिवाज था। लेकिन सुंदर सिंह का दिमाग खेल में हुई जीत से इतना सरोबार था कि अपने पिछले बॉस की अपने विरुद्ध दी गई रिपोर्ट या वर्तमान बॉस की कुत्ते वाली नीति की चर्चा करना उसके लिए संभव नहीं हुआ। इस बॉस द्वारा उसके खिलाफ रिपोर्ट देने के बावजूद जब उसने किसी और काम पर भेजे जाने की अर्जी दी, उसे अलग करने से इनकार कर दिया था। सफलता से द्वेष समाप्त होता है और हरेक के प्रति सद्भावना उत्पन्न होती है।
आज के खेल में उसे जो सफलता प्राप्त हुई थी, उसने सुंदर सिंह को हर अवसर के प्रति उदार बना दिया था और उसके साथियों का भी ये मानना था कि सफलता का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा है। मिस्टर सिंह, सांबूर्ति ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, सरकारी नौकरी में सफलता पाना बहुत आसान है। तुम अपने से ऊपर वाले की हाजिरी बजाओ और बाकी सब भूल जाओ। इसका काम या योग्यता या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कहे उससे यस सर कहो। त्योहारों पर उसके लिए फूल और उसके परिवार के लिए मिठाई लेकर जाओ। उसके बच्चों के साथ अगर हो तो खेलो, उसकी बीवी के हुक्म बजा लाओ। घर के छोटे मोटे काम करो, जैसे बढ़ई या बिजली वाले को बुलाकर काम करवाना, और तुम्हें हमेशा सबसे ऊपर रखा जाएगा। फिर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हारा प्रमोशन पर प्रमोशन होता चला जाएगा। तुम अंडर सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो और अंडर सेक्रेटरी का पद स्टेनोग्राफर की महत्वाकांक्षा का सर्वोच्च स्थान होता है। लेकिन मिस्टर मद्रासी, ये सब मैं हरगिज नहीं कर सकता, उसने घमंड दिखाते हुए कहा, और ये वो एकदम भूल गया कि ऐसा उसने कई बार किया था और अपने साथियों के मशवरे से ही किया था। उसने अपने सीने पर हाथ फिराते हुए दोबारा ये बात दोहराई, हरगिज नहीं। तुम लोग मुझे काम जितना भी ज्यादा करने को कहो, रात दिन काम करवाओ, मैं करूंगा, लेकिन किसी के जूते चाटने का काम तो कभी नहीं। की कहंदे हो घोष बाबू? घोष बाबू मान गए कि वे तीनों और लोगों की तरह आगे बढ़ने के लिए किसी की चमचागिरी कभी नहीं करते। अगर योग्यता और मेहनत ही अंतिम निर्णायक है तो वे दुनिया भर में किसी के भी साथ मुकाबला करने को तैयार है। इस आम सहमति के बाद तीनों ने हाथ मिलाए और दफ्तर से निकले। 5 बज गए थे। दफ्तर बंद होने का समय। सेक्रेटरिएट की इमारतों से दूर दूर बसी नई बस्तियों की तरफ ले जाने वाली अनेक चौड़ी चौड़ी सड़कों पर हजारों साइकिलों पर जाने वाले कर्मचारियों में, जो इन नौकरियों से मिलने वाली मामूली तनख्वाह पर अपने बड़े बड़े परिवारों में किसी तरह गुजर बसर करते थे, सुंदर सिंह भी एक था। ये सब इस वक्त काफी थके मांदे होते और आज सुंदर सिंह इन सब से ज्यादा थका नजर आता था। वो आम तौर पर रास्तों के किनारे रेहड़ियां लगाए दुकानदारों से सब्जी वगैरह खरीदता और साइकिल के कैरियर पर लटकाकर घर ले जाता, पर आज वो धीरे धीरे किसी तरह घर की तरफ बढ़ता रहा। हमेशा की तरह घर पर उसका स्वागत किया गया। उसका 5 साल का बेटा दौड़ मर आया और साइकिल की सवारी के लिए लपका, लेकिन सुंदर सिंह ने उसे झटक दिया और पत्नी से भी बिना कुछ बात किए आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। उसकी 3 साल की बच्ची रोज की तरह कूदकर उसके पेट पर सवार हो गई, लेकिन सुंदर सिंह ने उसे उतार दिया। दोनों बच्चे डर से गए और माँ के पास रसोई घर में घुस गए। पत्नी निकल कर आई और पूछने लगी, क्या आज बहुत थक गए हो? बहुत ज्यादा काम करना पड़ा? रोज ही करना पड़ता है, तुम औरतें क्या जानो हमारे मुल्क की सरकार कैसे चलती है।